हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CUET पीजी फिज़िक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 2023 का एक पेपर है जो अदर यूनिवर्सिटी के लिए आपको दिया गया है। अलग अलग क्वेश्चन है इनमें पीजी के लिए। तो अभी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा से आप वीडियो देखना, यहाँ में अच्छे से हम एक एक करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फिज़िक्स के CUET के फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि दो चीज़ें यहाँ, एक है असर्शन, दूसरा है रीज़न। तो असर्शन में यहाँ क्या बोला गया है कि ए गिवन वेक्टर एफ इज़ ई रोटेशनल, दैट मीन्स डेल क्रॉस एफ इज़ जीरो। तो इसका रीज़न आपको क्या बताया गया है, द वेक्टर एफ इज़ कंजर्वेटिव। तो इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको बोला गया है डेल क्रॉस एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। आप देखिए, जब एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर मान लीजिए एफ हो गया, तो एफ एक वेक्टर का अगर आप कर्ल निकालोगे, मतलब आप अगर डेल क्रॉस एफ करोगे, तो इसका मतलब ये होता है, जब हम कर्ल की बात करते हैं, जब कर्ल की बात करते हैं, कर्ल का मतलब होता है रोटेशन। ठीक है, तो कर्ल का मतलब होता है रोटेशन। तो जब आप रोटेशन की बात करते हो तो उनमें मैथमेटिकली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी वेक्टर का आप कर्ल करोगे और उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू अगर जीरो निकलेगा, तो इसका मतलब होगा कि कोई रोटेशन हुआ नहीं है, मतलब द रोटेशन इज जीरो। अगर कोई भी वेक्टर का कर्ल आपका जीरो निकलता है तो मतलब जीरो रोटेशन होता है। तो यहाँ दिया गया है गिवन वेक्टर एफ इज ई रोटेशनल, मतलब वो रोटेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डेल क्रॉस एफ इज जीरो। जब कर्ल जीरो आ रहा है तो रोटेशन नहीं हो रहा है, तो ये सही बता रहा है, ई रोटेशनल। तो पहला जो असर्शन है वो करेक्ट है। अब हम लोग दूसरा रीजन देखते हैं। रीजन में आपको क्या बताया गया है, आप रीजन में देखिए, द वेक्टर एफ इज़ कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा कि नहीं। फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम लोग रोटेशन के बारे में बात कर रहे थे, डेल क्रॉस एफ हम लोग निकाल रहे थे, इसका वैल्यू अगर जीरो निकल रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है तो उनमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि एफ कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा। सबसे पहले अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा तो इससे ये वेक्टर कंजर्वेटिव होगा। कैसे कंजर्वेटिव होगा, आपको स्टोक्स थ्योरम आपको मालूम है। जब हम लोग एक क्रॉस प्रोडक्ट को, स्टोक्स थ्योरम आपको क्या बताता है, जब, अब अच्छा से इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, जब हम लोग स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं। स्टोक्स थ्योरम मतलब एक वेक्टर का आप अगर सरफेस इंटीग्रल करोगे तो उसको स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल में ये चीज़ कन्वर्ट करता है, राइट। ये हो गया आपका लाइन इंटीग्रल। कोई भी आपका पाथ आप पकड़ लीजिए, तो जब अलोंग द पाथ आपका लाइन इंटीग्रल जब आप करते हो तो उसका वैल्यू अगर जीरो आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में आपको डेल क्रॉस एफ जीरो बता रहा है, उसका मतलब क्या है, ये लेंथ एलिमेंट का वैल्यू भी जीरो आ रहा है इस एक्सप्रेशन से, राइट। तो अगर लेंथ इंटीग्रल अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब होता है पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब आप किसी भी पाथ से पकड़ लो, अगर आप ए से बी आप इंटीग्रेट करते हो, आप अगर आप बी से ए इंटीग्रेट करते हो, दोनों तरफ से इंटीग्रेट करने से इसका वैल्यू अगर जीरो आ रहा है मतलब सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है द लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट। जब एक चीज़ पाथ इंडिपेंडेंट होता है तो इसका मतलब होता है द क्वांटिटी इज कंजर्वेटिव। तो इससे क्या पता लगता है, हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको सही बता रहा है, मतलब द एफ इज कंजर्वेटिव। आपको समझ में आ गया। तो मतलब क्या हो गया, दोनों तरफ से आपका दोनों चीज़ करेक्ट है और आपको दोनों चीज़ का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट बता रहा है। तो इससे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है, आपको रिलेट करने को बोला गया है लीस्ट वन और लीस्ट टू के बीच में। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करके नहीं देखना है। मतलब ए बी सी डी आपको जब मैच करने को बोला जाता है तो आप उनमें से आप जो भी ऑप्शन आपको आता है, मतलब मान लीजिए यहाँ साइन जेड, कॉस जेड, टेन इनवर्स जेड, हर एक ऑप्शन आपको याद नहीं हो सकता है, राइट। तो इनमें से आप एक दो ऑप्शन भी अगर रिलेट कर पाते हो तो बाकी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने को बहुत आसान होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें से हम सिर्फ पहला टर्म को देखते हैं, साइन जेड, राइट। तो साइन जेड के टर्म लिस्ट टू में कौन में मैच होने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए, जब हम लोग साइन जेड की बात करते हैं तो साइन जेड का एक्सप्रेशन में क्या आता है, जब आप साइन जेड को एक्सप्रेस करते हो तो मैथमेटिकली इसका वैल्यू निकल कर आता है आपका जेड माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, राइट, प्लस जेड टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 आता है। तो उस तरह से आपका एक्सपांड हो जाता है, मतलब फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, तो यहाँ में आता है फैक्टोरियल 1, राइट। तो फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन जेड की हर एक टर्म पर न्यूमरेटर पर फैक्टोरियल आता है। तो लिस्ट में आप देखिए कौन सा टर्म पे फैक्टोरियल आ रहा है, ऑप्शन 1 पे और ऑप्शन 3 पे डिनोमिनेटर पर फैक्टोरियल आ रहा है। मतलब साइन ए का जो रिलेशन होगा 1 के साथ हो सकता है और फिर ये 3 के साथ हो सकता है, राइट, क्योंकि न्यूमरेटर पर फैक्टोरियल आ रहा है। उससे आपका बाकी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गया। तो इस तरह से आपको स्मार्टली करना है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इनको करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है -1 टू द पावर n-1,
इन दोनों में से n की वैल्यू आपको 1 2 3 4 पुट करके देखना है, राइट। तो ऐसे पुट करने से आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करो। जब आप 1 पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा आप देख लो। पहले हम लोग क्या करते हैं, इनमें से 3 नंबर ऑप्शन को देखते हैं, ये 3 को देखते हैं। 3 में क्या है -1 टू द पावर n-1। जब n-1 होगा तो n की वैल्यू 1 1 करने से 1 - 1 0 हो जाएगा, राइट। और z की वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस n - 1, n की वैल्यू 1 पुट करने से 2 - 1 1 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर पर क्या आएगा, ट्वाइस n - 1 फैक्टोरियल। तो n की वैल्यू 1 पुट करने से ट्वाइस n - 1 2 - 1 1 होगा, 1 फैक्टोरियल हो गया। तो पहला टर्म आपका z निकल कर आ गया। तो पहला टर्म आपका z निकल गया। दूसरा टर्म भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 पुट करने से क्या होगा आप देखना, कैलकुलेट करके 2 पुट करने से ये z³ / निकलेगा, राइट। तो उस तरह से आपको पता चल गया साइन जेड का वैल्यू कहाँ से रिलेट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ए 3 में मैच हो गया, राइट। तो अभी आप दूसरा एक टर्म आप देख लो। दूसरा टर्म कौन सा देख सकते हो, तो इनमें से आप जो भी आपको आता है देख लो। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, जो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी आप देखो पहले, साइन ऑफ सॉरी ln 1 + z। अब ln 1 + z को आप कैसे कर सकते हो, ln 1 + z का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, तो ln 1 + z की एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, z - z² / 2 प्लस z³ आपका 3 निकल कर आता है। तो इनमें से डिनोमिनेटर पर 1 2 3 4 ऐसे जाता है, तो मतलब फैक्टोरियल नहीं आता है। तो इनसे क्या पता चलता है 1 2 3 4। अब सिंपली देख लो, अगर आप दोनों ऑप्शन रिलेट करोगे ln 1 + z, इनमें आपको दिखाई देगी, इनमें डिनोमिनेटर n पर अगर आप 1 2 3 पुट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन ln 1 + z से मैच हो जाता है। मतलब a का वैल्यू आपका 3 से मैच हो गया और d का वैल्यू आपका 2 से मैच हो रहा है, क्योंकि आप n की वैल्यू 1 2 3 पुट करके देख लो, आराम से ln z का वैल्यू ये निकलने वाला है। अब दोनों चीज़ आपको मालूम पड़ गया, तो इनसे आपको क्या पता लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इन तीनों चारों में से 3 ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि a की वैल्यू 3 आ रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, b की वैल्यू 1 कॉमन है, c की वैल्यू आपको नहीं पता, आपको d की वैल्यू पता हो गया, d 2 से रिलेट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखिए। इस क्वेश्चन में 2 मैट्रिक्स दिया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्वाइस a - थ्राइस b। तो 2 मैट्रिक्स आपको दिया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्वाइस a - थ्राइस b। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जब a और b मैट्रिक्स आपको दिया ही गया है तो सिर्फ आपको ट्वाइस a - थ्राइस b निकालना है। तो सबसे पहले आप इनमें से क्या कीजिए, आपको पूरा कंप्लीट नहीं करने से भी आपका आंसर निकलने वाला है। आप पहले ट्वाइस a कंप्लीट कीजिए। ट्वाइस a का वैल्यू क्या होने वाला है, तो a की वैल्यू आपका यहाँ 2 3 1 0 - 1 5 दिया गया है, a की वैल्यू निकालो आप। ट्वाइस a का मतलब है 2 × 2 4, 2 3 6 और ये 2 हो गया, राइट। तो फिर से आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए इन एवरी टर्म, -2 10। तो आपका यहाँ से ट्वाइस a का वैल्यू निकल गया है 0 -2 10, राइट। अब देखिए, अब दूसरा ऑप्शन क्या है b। तो सिंपली आपको 28b करना है। अब 28b के वैल्यू निकले, 28b का वैल्यू क्या होने वाला है बच्चों, b का वैल्यू दिया गया है 1 2 -1, तो हर एक टर्म पर आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली 28b। सो 3 1 3 6 एंड -3, राइट। तो ये हो गया 0 -3 और यह हो गया 9। अभी सिंपली आपको दोनों टर्म को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो पूरा आपको नहीं करने से भी आपका वैल्यू निकलने वाला है। देखिए, ट्वाइस a - थ्राइस b आप जब करोगे तो पहला टर्म और दूसरा मैट्रिक्स का पहला टर्म आप माइनस करो, 4 - 3 क्या होने वाला है 1। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में से इस ऑप्शन में पहला टर्म 1 है, बाकी कौन सा ऑप्शन में भी 1 पहला टर्म नहीं आ रहा है, राइट। तो दूसरा टर्म आप फिर से चेक कर लो, यहाँ देखिए 6 है और यहाँ में भी 6 है, तो 6 - 6 क्या होने वाला है 0। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों टर्म के बीच में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला टर्म 1 आ रहा है करेक्ट, दूसरा टर्म 0 आ रहा है, तो 1 ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो दूसरा टर्म पे 0 आ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन बता रहा है, ये बता रहा है कि द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया along the boundary of small area around a point in a vector field A is called। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ बताया गया है द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया, मतलब हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया के अराउंड द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्मॉल एरिया, मतलब इस एरिया के बाउंड्री पर, मान लीजिए ये बाउंड्री है A to B, B to C, C to D। तो A से B तक जाने पर, B से C तक जाने पर, C से D तक जाने पर और D से A तक जाने पर जो लाइन इंटीग्रल हम लोग करेंगे, तो इस लाइन इंटीग्रल के बारे में आपको बताया गया है। द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्मॉल एरिया अराउंड ए पॉइंट ऑफ वेक्टर फील्ड ए। तो इसका मतलब आपको क्या निकल कर आ रहा है, मतलब आप एक एरिया एलिमेंट पर लाइन इंटीग्रल कर रहे हो। तो लाइन और एरिया, इन दोनों के बीच में इंटीग्रल की रिलेशन कौन बताता है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्टोक्स थ्योरम अच्छा से आपको समझाता है लाइन और सरफेस इंटीग्रल की रिलेशन। तो कोई भी एक वेक्टर फील्ड ए दिया गया है, तो अगर आप ए की लाइन इंटीग्रल करते हो, सॉरी ये डबल इंटीग्रेशन हो गया, तो जब आप ए की लाइन इंटीग्रल करते हो A.dl, तो स्टोक्स
आपको लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल कैसे किया जाता है आपको सिखा रहा है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, लाइन इंटीग्रल को सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करके उसको सरफेस इंटीग्रल पर कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो आपने लाइन इंटीग्रल को सरफेस पर कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये आपको क्या बताया गया है, द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ स्मॉल एरिया अराउंड ए पॉइंट इन वेक्टर फील्ड ए इज कॉल्ड। सो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आप सरफेस इंटीग्रल आपको निकल कर आ रहा है। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, कार्ल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि कार्ल कर देने से हमारा लाइन इंटीग्रल निकल कर आ रहा है एक सरफेस एलिमेंट पर, राइट। तो यहाँ आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, द लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया बता रहा है, तो आपको इनमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर यूनिट एरिया कैसे समझेंगे, देखो भाई, यूनिट एरिया लाइन इंटीग्रल हो गया आपका ए डॉट डी एल, राइट, ये पूरा लाइन इंटीग्रल हो गया। अब हम लोग समझ लो, अब आप समझ लो लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया का मतलब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे डीएस एलिमेंट इंटीग्रेट करा गया है, तो ये एक एरिया को दर्शाता है, राइट। तो अगर आप इन इंटीग्रेशन ऑफ डीएस एलिमेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड पर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या निकलने वाला है, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। मतलब आप देख लो, आपने लाइन इंटीग्रल कर ली, डिवाइडेड बाय आपने क्या किया, राइट हैंड साइड की पूरे टर्म को जो डीएस एलिमेंट है इसको आप इधर कन्वर्ट कर लिया, मतलब ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड पर आपका रह गया सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये हो गया कार्ल ऑफ ए। तो इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 मैट्रिक्स आपको दिया गया है ए बी सी, आप सिंपली इन चीज़ों को, इस चीज़ों को ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस वैल्यू को निकाल सकते हो, इनमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। सिंपली आपको हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करोगे, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म, दूसरा का फर्स्ट टर्म, तीसरे का फर्स्ट टर्म। तो ए बी सी का फर्स्ट टर्म क्या है, 1 3 और -1। तो पहला टर्म आपका क्या होने वाला है, 1 + 3 - 1, इसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ 3 रहेगा। तो पहला टर्म हो गया 3। ध्यान रखिए, आपको पूरा मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करना है। तो पहला टर्म अगर 3 होगा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ इनमें से करेक्ट होने वाला है, 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, क्योंकि बाकी 2 और 3 ऑप्शन में से नहीं होने वाला है, क्योंकि पहला टर्म 3 नहीं आ रहा है। तो 1 और 4 में से कोई ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो पहला टर्म देख लिया आपने, सॉरी बच्चों। तो दूसरा टर्म, पहला टर्म 3 हो गया, दूसरा टर्म आप देखो 0 7 और 1। तो 0 + 7 + 1 क्या होगा, 8 होगा। तो इनमें से क्या पता चलता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, क्योंकि पहला 2 टर्म आपका निकल गया, यहाँ मैच हो रहा है। तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम CUET PG के क्वेश्चंस आप धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ अगर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। हम लोग इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।